हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए मल्होत्रा क्लासेस। आज है हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर मिलिंद, जो अब एक आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर है। मिलिंद आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर तो बन चुके हैं, बट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो मिलिंद ने पहले बैचलर्स करी इंजीनियरिंग के अंदर, फिर उसके बाद इन्होंने अलग एग्जामिनेशन दिए, जिसके अंदर पहला एग्जामिनेशन अच्छा, ये प्रिपेयर किसी और एग्जामिनेशन के लिए कर रहे थे, बट इनका इवेंचुअली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूबीआई का एग्जामिनेशन निकला टेक्निकल ऑफिसर के लिए। और फिर वहाँ पे 3 साल काम करा इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने फिर और बड़े एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सेबी और आईएफएससी आता है। और दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस कहीं ना कहीं मैच करता है। तो मिलिंद ने वो सोच के ही आई गेस इन एग्जामिनेशन के लिए साथ में प्रिपेयर करा। सो दो एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद आईएफएससी में भी उनका क्लियर नहीं हुआ लास्ट साइकिल में। उसके बाद सीबी में भी नहीं हुआ था। और इस बार जो इनका एग्जामिनेशन था, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से और प्रिपेयर करा इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। और इसके अंदर जो अलग बातें मिलन वो ये थी कि आपने हमारा सेबी और आईएफएससी दोनों का कोर्स परचेज करा था। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बात यस। थी इस बार के प्रिपरेशन में। एंड मिलिंद अब एक ऑफिसर बन चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मिलिंद। अभी आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे एग्जामिनेशन देंगे सेबी एंड आईएफएससी का, आप कुछ बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का तरीका कैसे रहा, आपने कैसे मतलब अपने एक फेलियर से सीख लेके आगे और प्रिपरेशन अच्छे से करी, और क्या मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करा। तो वो सारी बात आप शेयर कर सकते हैं। सर पहले तो मैं जैसे जो एग्जाम्स मेरा थोड़ा फेलियर रहा था पहले उसको ही डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं आप वहीं की लर्निंग से ही जब आप कोई एग्जाम निकालते हैं तो उसी लर्निंग्स का ही आप यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने बैंकिंग की तैयारी एक्चुअली 2021 में शुरू की थी बैंक जॉब लेने के लिए। और उसके बाद उस टाइम पे मैंने अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मोस्टली यूट्यूब से फ्री वीडियोस देख के अपना तैयार किया था। और उस टाइम पे मैं एग्जाम बहुत देता, मॉक मॉक टेस्ट काफी लगाता था क्यूआरई के, मतलब जो भी नॉर्मल अपने पोर्टल्स अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहां के मल्टीपल टेस्ट सीरीज लेकर रखा था। तो क्वांट रीजनिंग मेरा वहां से प्रिपेयर हो गया था। तो उसकी वजह से फिर मेरे उस टाइम पे लगभग 2 या 3 एग्जाम निकले थे, जैसे एसबीआई जे निकला था, आईबीपीएस निकला था, आईडीबीआई का एग्जाम में क्लियर हुआ था, और उसके बाद में फिर यूनियन बैंक टेक्निकल ऑफिसर निकला। और यूनियन बैंक का जो एग्जाम था वो स्पेशलिस्ट का कैडर का था। तो उस टाइम पे फिर मैंने कुछ जगहों से पता किया था कि जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट में क्या फर्क रहता है, जॉब रोल में क्या फर्क रहता है, पोस्टिंग कैसी रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा मतलब रिलेटिवली बेटर लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसको चूज किया आगे बढ़ना। और कहीं ना कहीं मेरे बीटेक मैकेनिकल में मैं कर चुका हूँ, तो वो भी इस चीज के साथ में कोरिलेट होता था। तो फिर जब यूनियन बैंक मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसके फिर बाद में मैंने मोस्टली रेगुलेटरी बॉडी की तरफ में अपना फोकस किया और उसकी तैयारी शुरू की। तो जो पहला मेजर एग्जाम था वो था सिडबी का, मैंने दिया था उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरी प्रोफाइल भी मैच करता था। एमएसएमई का हम लोग फाइनेंसिंग करते हैं, सिडबी भी उसी एरिया में काम कर रहा था। बट वो वाला अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरिट में आने से मैं रह गया था कुछ कम नंबरों से, लगभग 0.5 के आसपास के डिफरेंस से रह गया था। बट फिर उस टाइम पे एक दो फेलियर्स और हुए थे, जैसे ईएसआईसी एसएसओ एक एग्जाम आया था। कह लीजिए सेक्शनल कट ऑफ्स में रुक गया था 0.25 से और 0.75 से। तो ऑल्दो ओवरऑल तो मार्क्स अच्छे थे, बट सेक्शनल की वजह से बाहर हुआ था। आरबीआई असिस्टेंट की भी उस टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें तो इवन आई थिंक एमपी स्टेट में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, टॉप 5 में था कहीं पर। बट इवेंचुअली उसमें भी ऐसे ही हुआ कि जीए में आधे नंबर से रुक गया था, तो ओवरऑल मतलब बाहर हो गया था मैं। तो इसके बाद कुछ इस टाइम पे जब फेलियर्स आई, तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा मैंने ब्रेक लेना सही समझा था, क्योंकि थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है, आप डिप्रेस काइंड ऑफ भी हो जाते हो कि यार इतनी मेहनत की उसके बाद मिला नहीं। तो फिर थोड़ा सा टाइम ब्रेक लिया, फैमिली के साथ वेकेशन वगैरह किया, और फिर इवेंचुअली अपना रेगुलेटरी बॉडीज का दोबारा प्रिपरेशन शुरू किया था। सो फिर अब ये रेगुलेटरी बॉडी के अंदर तो एकदम ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, कंपनी डाटा, अगर स्पेसिफिकली सेबी की बात करें। और कहीं ना कहीं रिलेटेड सब्जेक्ट आपके आईएफएससी के अंदर भी जो फेज वन में पूछे जाते हैं। सो इंजीनियर होने के साथ, बैंकिंग का थोड़ा बहुत काम करने के साथ, एकदम ही ऑपोजिट सब्जेक्ट को मतलब कैसे आपने प्रिपेयर करा, फिर कैसे बढ़ा। तो सर अब यही बात थी कि जैसे सेबी का जब मैंने सिलेबस देखा, तो उसमें अपने 6 कोर सब्जेक्ट्स रहते थे, मतलब कॉमर्स अकाउंटेंसी हो गया, कंपनीज लॉ हो गया, उसके अलावा फाइनेंस मैनेजमेंट रहता है, इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स आता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा न्यू थी मेरे लिए। तो शुरुआत में तो कोशिश यही रहती थी कि जैसे एनसीईआरटीज में उठाता था, क्योंकि ऑफिस में भी हम लोग का क्रेडिट प्रोफाइल का काम था। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता था कि जो बेसिक कॉमर्स होता है वो एटलीस्ट आना चाहिए, कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं। और इवन उस टाइम पे जेआईबी भी दे रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सा ये प्रिपेयर हो गया था। फिर इवेंचुअली
आपका जैसे मैंने कोर्स सबसे पहले देखा था जब मेरे को एक कंपनीज एक्ट में शुरुआत में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उससे पढ़ने लगा था। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो काफी टफ रहती है, मतलब बीइंग एन इंजीनियर या नॉर्मल पर्सन, आई थिंक आपको समझने में बहुत टाइम लगता है। मतलब हो सकता है कि सीएज या फिर प्रोफेशनल्स जो है वो अच्छे से समझ लें। तो फिर उसके लिए जब मैंने सर्च किया था तो कहीं ना कहीं मेरे को एक आप पीडीएफ मिली थी और उसमें मेरे को काफी इजीली समझ में आई थी टेक्निकल टर्म्स। तो इसकी वजह से जो मेन कोर सब्जेक्ट्स है जैसे सेबी के और आईएफएससी के प्री में भी ये सब चीजें आती हैं, तो वो टेक्निकल जो कोर्स सब्जेक्ट से 5 से 6 वो मैंने आपकी तरफ से तैयार किए थे। और इवन आपके जो स्मॉल एमसीक्यू की सीरीज टेस्ट सीरीज डालते हैं एंड में, तो वो काफी अच्छा मतलब हेल्प करती हैं, क्योंकि वो बहुत कह लीजिए क्रिस्प रहती हैं, टू द पॉइंट रहती हैं। जैसे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई एक्ट है, कोई कमेटी है, कितने मेंबर्स होते हैं, इस तरह की चीजें उसमें बहुत इजीली मिल जाती हैं और उनको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करके अपने चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। तो ये मेरे को हेल्प वहां से मिल जाती थी। और इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस वाला है फिर दूसरा पार्ट रहता था, उसके लिए मैंने दूसरी कोचिंग रिकवर सॉरी रिफर की थी, वो मैं वहां से कंप्लीट करता था। तो ओके। सर आपका मतलब बेसिक कंट्रीब्यूशन तो मेरा यही कहूंगा कि जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट थे वो मैंने मोस्टली यहीं से ही तैयार किए थे। ओके, तो गाइस क्लियर हो गया, यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पर है, बाकी जनरल अवेयरनेस कहीं और है। ठीक है मिलन। अच्छा मिलन, आगे तो देखो, अगर हम इस आईएफएससी की एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स अपने आईएफएबी से रिलेटेड प्रिपेयर हो गए फेज 1 के। तो फेज 2 के अंदर फिर भी आपको पूरी रेगुलेटरी बॉडी, एक फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, कैपिटल मार्केट हो, पेंशन सेक्टर हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, तो उसके बारे में भी एकदम होलिस्टिक आपको अब अप्रोच लेके चलना है। एग्जामिनेशन पिछली बार थोड़ा सा डिफरेंट था, इस बार इंडियन मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस था। आई एम श्योर आगे वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अब इजी हो जाएगा अगर ये पैटर्न को भी सेम रखते हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक टीचर ये कोशिश करेगा कि इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से कवर करके चले। बट अगेन इस बार का एग्जामिनेशन जो एक्सपेक्टेड लाइन से उतना नहीं था, उस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आप एग्जामिनेशन को कह सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक करा। इसके साथ साथ मतलब अगर आप और कुछ भी बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आगे एस्पिरेंट्स मतलब सुन रहे हैं आपकी बातों को, जो मेरे को ऐसी चीजें लगी कि आपका बहुत अच्छा रहा कि फेलियर्स के बाद भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा, तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज स्टूडेंट के साथ शेयर करें। हाँ, तो सर इसमें तो बस मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि मतलब ऑल दो एग्जाम्स जैसे अलग होते रहते हैं कि ठीक है कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई बैंकिंग है, कोई इंजीनियरिंग के, कहीं ना कहीं जो बेसिक अप्रोच है, जो बेसिक आपका माइंडसेट होता है वो आपको अपना मतलब सही रखना चाहिए। कि आप अगर कोई एग्जाम की शुरुआत किए हैं तो क्यों किए हैं वो चीज़ आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। अगर आपको उसकी वजह से उसको अचीव करने के लिए आपको अगर कुछ चीज़ें कट डाउन करनी पड़ रही हैं कि भाई ठीक है आप सोशल मीडिया में हो, आप पार्टीज करते हो, घूमते फिरते हो, वेकेशन जाते हो, मतलब घर में अगर ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे थोड़ा सा आप अपने आप को साइड करें, कोशिश करेंगे आपकी टाइम और एनर्जी बचे, क्योंकि टाइम आपका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है जब आप काम कर रहे होते हो। तो उसके एक्चुअली मेरा भी बेसिक फोकस उसी पे ही रहता था कि दिन में जैसे मैं 2-3 घंटे निकाल के पढ़ लूँ, शाम को आने के बाद पढ़ लूँ, ऑफिस में हूँ तो कुछ ऐसी फाइनेंशियल स्कीम्स रिवाइज करते रहूँ। तो यही अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंट ये चीज कर रहा है तो उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को फोकस रखें। आप अपना जो टारगेट है उसके उसके ऊपर मतलब एम हमेशा अपना बनाए रखें। अगर नहीं हो रहा है 2-3 फेलियर्स के बाद तो फिर आप मूव ऑन करने का सोच सकते हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि 2 या 3 अटेम्प्ट्स के बाद में आई थिंक आपको फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि और अच्छी चीजें हैं मार्केट में। मतलब इवन मेरा भी कहीं ना कहीं एक टारगेट था कि अगर आईएफएससी या सेबी नहीं निकलता तो शायद एमबीए फाइनेंस वगैरह करने का मेरा आगे का प्लान था। बट वो इन नाइस द केस था कि नाइस। अगर यहाँ ये चीज नहीं हो रही होती, बट इवेंचुअली अगर ये चीज हो गई तो देखता हूँ फिर अब आगे का क्या प्लान रहेगा। लेकिन आपके पास एक प्लान बी भी हमेशा थोड़ा सा तो माइंड में रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई ठीक है ये नहीं है तो कुछ और भी किया जा सकता है, ये फाइनल अपनी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती है। तो सर एक ओके, बस बेसिक चीज यही सजेस्ट करूंगा मैं। नाइस मिलिंद, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बाकी मैं शायद आपके मतलब जहाँ पे आपका अभी ऑफिस है, गिफ्ट सिटी, शायद मैं वहां पर आऊंगा जब आपका वहाँ पे मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह चल रहे होंगे, मे बी मैं उधर होऊंगा उस समय कुछ मतलब आप सबसे मिलने के लिए। उसके साथ साथ मिलिंद, मेरे को जो चीजें मैं मतलब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा मिथ को बर्स्ट करा है, जिसके अंदर काफी लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते, चाहे वो सीएलयू हो चाहे एफएससी हो। तो यहाँ पर बात खराब होती है वो वाली, ठीक है ना, वो मिथ बर्स्ट होता है। उसके साथ साथ काफी लोगों को लगता है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं सिर्फ वही इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिथ बर्स्ट होता है। तो बहुत आपने हेल्प करी है। अच्छा एक और साथ में, अच्छा अभी आप काम कर रहे हैं यूबीआई में, इसके साथ साथ क्या आपने छोड़ दी थी वो जॉब को? नहीं सर कंटिन्यू है, मतलब डेली चल ही रहा है कंटिन्यू कंटिन्यूअस है। मतलब जॉब
सो जॉब के साथ पेपर नहीं निकलते, ये भी एक और मिथ बस्ट हुआ है। तो इतनी बड़ी बात है, मेरे को लगता शादी है भी हुई थी बहुत इसकी। इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत नहीं नहीं, अच्छी बात है। बेनिफिट नहीं मिला मतलब गवर्नमेंट बड़ी जॉब लगने का ना, शादी तो हो ही गई अभी आपकी। बट ठीक है, लाइटर नोट पे कितना मतलब ऐसे सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आया होगा? कहाँ सर, सैलरी तो मतलब अब शादी होने के बाद जो अच्छा खर्चे खासा रहेंगे। इंक्रीमेंट होगा। बाकी तो बाकी तो रहते ही हैं। नहीं, लाइफ भी आई एम श्योर लाइफ बहुत बेटर होगी बाकी। होपफुली अभी आपके ऑफिस के अराउंड हम मिलेंगे, एक ना एक मीटअप रखवा है, सारे के सबके सब मिलेंगे जो ऑफिसर्स हैं। मैं ही उधर आऊंगा, तो आई एम मतलब उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी। लेट्स होप कि वो एकदम अच्छे से हो जाए और उसके बाद आपसे सबसे कनेक्ट करते हैं। चलिए मिलन, थैंक्स अलॉट। एक और बात है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे जाके जब मैं आपसे कनेक्ट करूँ कि हाँ कोई एस्पिरेंट को आपकी हेल्प चाहिए, तो आप जरूर उससे कनेक्ट करें। और वो सीरियस एस्पिरेंट ही रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि मैं रैंडम किसी पर्सन को आपसे कनेक्ट करने के लिए अलाउ कर दूंगा। जो लगेगा कि हाँ सही ट्रैक पे है, सही पढ़ाई करे, उसी को कनेक्ट करवाएंगे आपसे। ठीक है मैडम? श्योर, बिल्कुल सर। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आगे। बाय। थैंक यू।